नमस्कार, मैं राजीव शर्मा। आज अपनों की बात उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ श्री रमेश गुरुटिया जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर निर्मल डोलिया जी हैं, मेरे साथ विनोद तुलसियान जी हैं, श्री मुरलीधर पोद्दार जी हैं, डॉक्टर प्रमोद पाठक हैं। एक एक करके मैं आऊँगा। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर साहब ने धनबाद में जो काम किया, जैसे एक मन में भाव आता है कि धनबाद की पारसमणि थे, जिस संस्था को खड़ा किया, जिस संस्था से जुड़े, जिस संस्था में आगे बढ़ाए, और वो संस्था आज के दिन धनबाद में अपनी ऊंचाइयों पे है। और आप गौर कर लीजिए, चाहे वो राजकमल बाल कल्याण समिति के द्वारा राजकमल स्कूल और अन्य स्कूल उनके द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो जीवन रेखा ट्रस्ट का जो शुरुआत हुआ, जिसके अंदर जीवन रेखा ट्रस्ट में आज जो पहले द्वारकादास जलान अस्पताल के तौर पे काम करता था, आज एशियन द्वारकादास के तौर पे जो है। इसके अलावा जो शिक्षा विकास है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबी छलांग लगाई, और आज धनबाद पब्लिक स्कूल और उसकी सब्सिडी जितनी स्कूल्स चलती हैं, सब स्कूलों ने एक ऊंचाई हासिल की है। और डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो नेम फेम के लिए आगे नहीं रहते थे, कभी भी उन्होंने नाम को आगे नहीं किया। मुझे एक घटना याद आती है, जब मैं जज था जागरण में, एक कार्यक्रम था झारखंड गौरव, जब हम लोगों ने जज के तौर पे हम लोग से कहा गया कि आप एक नाम प्रपोज करिए, जिस नाम को आप इसमें देना चाहते हैं, लोगों की राय मांगना चाहते हैं। तो हम लोगों ने जब डॉक्टर साहब का नाम सुझाया, तो डॉक्टर साहब से जब हम लोगों ने कहा, तो डॉक्टर साहब बोले नहीं नहीं, मुझे ये इनाम वगैरह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर हम लोग स्पेशली इनके घर गए, इनको मनाया कि सर आप धनबाद के गौरव हैं और आप झारखंड के गौरव हैं, आपकी जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है, हम लोग बहुत छोटा लेवल पे बात कर रहे हैं। तब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ये उनकी एक सोच बताती है कि कभी भी किसी समय अपने आप को काम करने में हमेशा फ्रंटलाइन रहे, लेकिन नाम के जब बात आई तो हमेशा अपने आप को पीछे कर लिया। मेरे साथ जीवन रेखा ट्रस्ट के अध्यक्ष और रमेश गुरुटिया जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो बताएं कैसे उनके साथ, तो उनके संबंध जो थे वो अलग ही थे, उनके साथ जो उनकी जुड़ाव थी वो अलग तरह की ही थी। तो उनके बचपन के साथ उनके संबंध रहे, बचपन में वो खेले हुए हैं। तो सर आप डॉक्टर गुरुटिया जी को जब आपसे तो बचपन से संबंध है, आप उनके बारे में कुछ ब्रीफ बताएं, कुछ ऐसी बातें बताएं जो लोगों को नहीं जानकारी हो। जी डॉक्टर साहब हम लोगों के गांव कोरों ग्राम के रहने वाले थे और बचपन उनका यहीं बीता था। हमारे ही घर में रहते थे बचपन में, और यहीं से वो झरिया पढ़ने के लिए जाया करते थे जी। और उसके बाद वो पटना साइंस कॉलेज से और पटना मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिकल का डिग्री ये किया। और उसके बाद लंदन चले गए, शादी हुआ उसका, लंदन चले गए। संथाल पहाड़िया सेवा मंडल में वो काम करते थे शुरू में। उसके बाद वहाँ से लंदन चले गए। लंदन से आने के बाद संथाल पहाड़िया सेवा मंडल में काम करते करते फिर मधुपुर से धनबाद शिफ्ट किए और उन्होंने पाटलिपुत्र नर्सिंग होम चालू किया यहाँ पर। ये बिल्डिंग जो है पहले उनके जीजा जी का था, जिसको लेके वो चलाते थे। और फिर जब उनके मन में ये आया तो प्रैक्टिकल, अच्छा पैसे के ऊपर कभी उनका ध्यान नहीं था, उनका सेवा भाव शुरू से था। और उसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर शुरू से बहुत ज़्यादा झुकाव था। एजुकेशन का फील्ड में आज धनबाद में कम से कम उनके ज़्यादा चलाई हुई संस्थाओं में 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जीवन रेखा ट्रस्ट के बारे में आप जानते ही हैं। जीवन रेखा ट्रस्ट का जो बिल्डिंग है वो जालान साहब ने डॉक्टर साहब के सुपरविजन में, डॉक्टर साहब की राय से ये बिल्डिंग बनाया था। पीछे डॉक्टर साहब को ऑप्शन दिया गया, उन्होंने उस वक्त अपनी असमर्थता जाहिर कर दी, तो जालान साहब ने उस वक्त में उस बिल्डिंग को वैसे ही छोड़ दिया। और जब समाज में लोगों के मन में आया कि ये बिल्डिंग को चालू किया जाए, तो डॉक्टर साहब से बात करने के बाद तब जालान साहब ने वो बिल्डिंग हैंड ओवर किया उनके बच्चों ने, और जीवन रेखा ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ और डॉक्टर साहब वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीवन रेखा ट्रस्ट। अच्छा, दूसरी बात ये, वो विश्वास करते थे किसी काम को चालू करके रास्ते पर ला के और दूसरे को हैंड ओवर कर देना, उसके बाद दूसरे लोग उसको चलाएं। ऐसा ही हर शिक्षण संस्थान में किया, इसमें मेडिकल में भी ये किया आपके जीवन रेखा ट्रस्ट में। और किसी भी चीज़ की पकड़ उनकी बहुत अच्छी थी। जैसे सिल्वर ट्यूलिप
रिसॉर्ट था, उसको पड़ा हुआ था, उसका ज़मीन पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब के दिमाग में आया कि उसको क्यों नहीं कमल कटेसरिया स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जाए, धनबाद पब्लिक स्कूल के अंडर में। तो उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलवाया, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन में सभी उसके मेंबर को बुलाया गया और उनको कन्विंस करके सबसे एनओसी ले लेके धीरे धीरे उसको गिफ्ट करवा के और कमल कटेसरिया स्कूल की स्थापना करके वहाँ स्कूल चालू की गई। जी, आप तो खैर परिवार के सदस्य भी हैं, उनके भतीजे भी लगते हैं, लेकिन मैं तो बाहर से जब ये जो पाटलिपुत्र नर्सिंग होम चलता था और हम लोग गांधी रोड रहते थे, तब मैं उस समय की घटना आपको बताऊं, हम लोग कई बार डॉक्टर साहब के पास जाते थे, कोई गरीब होता था, कमजोर होता था, जिसके पास पैसे का अभाव होता था, और हम लोग कहते थे सर इनके पास पैसे की दिक्कत है, आप मदद कर दीजिए। बोलते थे जितना पैसा दो, जाओ घर जाओ। वो एकदम ऐसे इस तरीके से वो करते थे, लगता था जैसे कि अस्पताल उन्होंने केवल और केवल समाज के कामों के लिए खोला हुआ। उनकी दो तीन बातें और भी याद आती है, जैसे चमोली उत्तराखंड में जब दुर्घटना हुई हो, भूकंप आया, उस समय वो धनबाद से शिफ्ट कर गए और वहां पे रह के लोगों की सेवा की। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर डोलिया, जो आज पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के संचालक भी हैं। डॉक्टर डोलिया, ये जो हम लोग चर्चा करते हैं, आप और रमेश बाबू दोनों जो है बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से इनको देखे हैं, पूरी चीजों को समझे हैं कि कैसे डॉक्टर साहब ने चीजों को बदला है, धनबाद की व्यवस्था में एक बदलाव लाया। आप लोगों ने भी अस्पताल को अपग्रेड किया। आज जो अस्पतालों की जो स्थिति है या शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति है, सिर्फ पहले डिनोवली और कार्मल जैसी स्कूलें थी। जो डॉक्टर साहब की देन है कि राजकमल आज के दिन है, या आज के दिन जीवन रेखा ट्रस्ट के अंतर्गत एशियन अस्पताल जो चल रहा है, साथ साथ और जो अस्पताल हैं या और उनके साथ जुड़ा हुआ शिक्षा विकास ट्रस्ट के माध्यम से जुड़े रहे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और आप उनको श्रद्धांजलि स्वरूप, आपके साथ उनका समय काफी बीता है, आप कैसे उनको श्रद्धांजलि देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कल डॉक्टर साहब का बर्बाद हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे को ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब के साथ जो है मेरा लगाव जो है एक फादर की तरह था, तो इसलिए मेरे को कोई फीलिंग नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरे को कि डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब दूर भी रहते थे, घर में रहते थे, ऑलवेज हम लोग जुड़े हुए रहते थे उनसे। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब जो है हम लोग के लिए, जो है पूरे शहर के लिए, एक बहुत ही जो है ना पुण्यात्मा थे ये। इनके बारे में मेरे को जब मैं तिलैया में काम कर रहा था तो वहीं से मेरे को मालूम पड़ा, और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं किसी शहर में रहूं। तो डॉक्टर साहब के बारे में मेरे को मालूम पड़ा, तो अरविंद सराफ जो है मेरे साड़ू हुए, तो उनके थ्रू जो है मैं इनके कांटेक्ट में आया। दिवाली वाले दिन जो है मेरे को ऑफर मिला कि जो है डॉक्टर साहब जो है भाड़े पर ये हॉस्पिटल देना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर चला आया। यहाँ आके डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब एग्री कर गए। फिर इनके भांजे जो हैं कलकत्ता में, सुहास बाबू, उनसे मुलाकात हुई। तो ये होते होते 1 डेढ़ महीना में जो है ये हॉस्पिटल जो है ये हो गया कि हाँ भाड़े में मेरे को मिल जाएगा। फिर इसकी शुरुआत हुई। मैं यहाँ पर 1 महीना रह करके पूरा काम वाम करवाया, ये सब करवाया। डॉक्टर साहब हमेशा सपोर्ट करते थे। फिर डॉक्टर साहब जो है मेरे को 17 जनवरी को जो मेरे को ये हॉस्पिटल जो है हैंड ओवर कर दिया। उस 2 महीना के दौरान डॉक्टर साहब जो मार्च में जो उत्तराखंड गए थे, उस 2 महीना के दौरान जो डॉक्टर साहब के साथ जो हम काम किए, तो बहुत सी चीज उनसे हम सीखे। फिर जब वो बीच बीच में आते थे तो ऑलवेज हम जो है वॉच करते थे। डॉक्टर साहब मेरे को रीड करते थे, हम उनको करते थे। तो डॉक्टर साहब मेरे को जो है समझिए कि वो मेरे मेंटोर हैं। उन्होंने ही मुझे जो है कैसे हॉस्पिटल चलाया जाता है या क्या क्या हम कर सकते हैं, जो मेरी काबिलियत थी उसको उन्होंने उजागर किया, और मेरे अंदर जो है मेरे को सिखाया, मेरे को कैसे जो है स्टाफ से बिहेव किया जाता है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, क्या करना है नहीं करना। प्लस सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि हर चीज के लिए उनका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर था। अगर किसी चीज का चार्ज लेना है तो क्लियर था, अपना ही नहीं, हॉस्पिटल में क्या चार्ज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा उनका समझिए कि दिमाग में कैलकुलेटिव रहता था। वो ऑपरेशन करते थे तो उनके दिमाग में बहुत क्लियरिटी थी
क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पर रुकना है। अपने सब्जेक्ट के बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। प्लस सबसे खासियत उनकी थी कि जो भी टेक्निक आती थी या जो नई उनको जानकारी मिलती थी, उसको वो एक्सेप्ट करके उसको अप्लाई करते थे। जनरली क्या होता है कि जब एक स्टेज के बाद जो है लोग ये सोचता है कि भाई ठीक है, हम जो जानते हैं वही जानते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब स्किल जो है, मतलब अभी इधर भी हम लोग की बात होते रहती थी, निखिल भी जाते रहता था, तो हम लोग से रोज पूछते थे अभी नया क्या है, अच्छा इसमें क्या कर रहे हो, इसमें क्या नहीं कर रहे हो। इवन कोरोना के बारे में भी जो है वो पूरा जो है जानकारी रखते थे। ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी खासियत थी। एक और उनकी खासियत ये थी कि जो भी नए डॉक्टर आते थे तो उसको कोशिश करते थे कि जितना भी हेल्प वो कर सकते हैं, चाहे पेशेंट भेज करके या उसके डिग्री के हिसाब से, या उसको पेशेंट भेज करके, या कुछ उसको जरूरत है तो उसको गाइड करते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी मेडिकल फील्ड में, जो कि जिसका भी कोई जवाब नहीं है। ये इस तरह का जो है शख्सियत नहीं मिलती है कोई भी। ये हम तो जो है इतने डॉक्टर साहब से 96 से अभी तक जुड़े हुए थे, तो ये हमने किसी में भी नहीं देखा कि ऐसा है कि कोई सब सोचता है मेरा प्रैक्टिस कम हो जाएगा। इस बारे में तो जरा सा भी नहीं सोचते थे वो। पेशेंट के लिए पूरे डेडिकेटेड थे। एक घटना मैं आपको बताता हूँ उनका डेडिकेशन का। मधुपुर से एक पेशेंट आया, उनका रिलेटिव ही था। उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन किए डॉक्टर साहब। शाम को फिर राउंड में आए, सुबह में ऑपरेशन के लिए शाम को आए, तो हम भी साथ में थे और मिसेज भी साथ में थी। तो उसको पेशाब लगा हुआ था बहुत जोर से। तो हम जो है वो यूरिन पॉट बोले स्वीपर को, भाई यूरिन पॉट लेके आओ। मतलब वो स्वीपर को खोजने लग गए। इतने में डॉक्टर साहब जो है उन पेशेंट को खड़ा किए। यूरिन पॉट नीचे पड़ा हुआ था बेड के नीचे, उन्होंने अपने से उठाया, उठा करके उन्होंने अपने से पेशाब करवाया और पेशेंट को लेटा दिया। तो ये सारी घटना हम देख रहे थे। तो ये देख करके मेरे को इतना मतलब ये लगा कि अरे डॉक्टर साहब इतने बड़े होकर के, इतने मतलब कि नामी डॉक्टर होकर के यूरिन पॉट जो है पेशाब को अपने से पेशाब करवाए। तो ये बात जो है मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक की। और उस समय तक जो एक नए डॉक्टर का या एक प्रोफेशनल्स का जो होता है, अरे हम तो ये फलाना हो गए हैं, ये हो गए, वो जो मेरी फीलिंग्स थी बिल्कुल खत्म हो गई। और मेरे को ये लगा नहीं, कोई भी काम जो है करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और उसका जो है आज भी मेरे मन में है कि नहीं, हम अपने स्टाफ को भी ये समझाते हैं कि नहीं, इस फील्ड में जब आए हो तो कोई भी काम तुम्हारे लिए छोटा बड़ा नहीं है, काम काम है बस। हम लोग के अध्यक्ष रमेश गुटुरिया जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे और आगे इस चर्चा को ले जाना चाहूँगा। उससे पहले मैं डॉक्टर प्रमोद पाठक को, जो कि हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर पाठक, आप धनबाद में, जो हमको याद है जोड़ा फाटक रोड में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, केवल एकमात्र व्यवस्था यही थी। डॉक्टर पाठक, अच्छा। तो डॉक्टर पाठक, आप इसको कैसे लेंगे? और याद कीजिए वो दौर जब हम लोग का एकमात्र कुछ भी होता था तो हम लोग डॉक्टर गुटुरिया साहब के पास दौड़ के चले जाते थे। वो दौर आपको भी याद होगा, क्योंकि आपका बचपन धनबाद में बीता है, आपने धनबाद को गंभीरता से देखा है, और अभी आप इस उम्र में भी आप धनबाद को उसी तरीके से देखते हैं। तो जो बदला है वो क्या बदला है, और डॉक्टर साहब के योगदान को आप उसमें कैसे लेते हैं? नहीं राजीव जी, आपको शायद पता नहीं है कि डॉक्टर गुटगुटिया हमारे पिताजी के अच्छे मित्रों में से थे। जी और मैं डॉक्टर गुटगुटिया को उस समय से जानता हूँ जब वो धनबाद पहले पहल आए थे। और उनको एक कुशल शल्य चिकित्सक, एक मृदुभाषी चिकित्सक और एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में हम लोगों ने देखा है। धनबाद में अगर धनबाद के निर्माताओं की कोई लिस्ट बनेगी तो उसमें डॉक्टर गुटगुटिया का नाम मुझे लगता है ऊपर की श्रेणी में रखा जाएगा। मुझे याद है कि डॉक्टर गुटगुटिया हर अपने मरीज को, जैसा कि डोलिया साहब ने बताया, बड़े आत्मीयता के साथ देखते थे। एक तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि बड़ा धीमा और बड़ा मीठा बोलते थे। मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, जैसा कि आजकल बहुत से डॉक्टर्स थोड़ा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं पेशेंट्स पे। और दूसरी चीज ये कि
आध्यात्म के प्रति उनका लगाव बड़ा जोरदार था। तो हमको याद है जब हम लोगों ने हम तो क्या मतलब छोटे ही थे, 80 के दशक में स्वामी चिन्मयानंद जी का प्रोग्राम कराया था बुरा बंगला में। और उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मेरे पिताजी स्वर्गीय ललन जी पाठक थे। उसमें डॉक्टर गुरगुटिया ने खुल के हिस्सा लिया था और वो बड़ा ही सफल कार्यक्रम था। मुझे लगता है कि उस समय के दौर में स्वामी चिन्मयानंद जी शायद सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे जिनका धनबाद आगमन हुआ था। तो डॉक्टर गुरगुटिया को मैं तो चूंकि चाचाई जी बोलता था, और मेरी छोटी से छोटी भी समस्या होती थी, सर्जरी की हो या कुछ भी हो, तो हम लोग सीधा उनके पास जाते थे। और धनबाद के स्वास्थ्य के मामले में तो उनका बड़ा महती योगदान है। मुझे लगता है कि उन दिनों जैसा कि आपने बताया कि ये समय बहुत ज्यादा अस्पताल नहीं थे इस इलाके में। मूल रूप से एक श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट हॉस्पिटल था जिसमें डॉक्टर चंडी हाजरा वगैरह का योगदान था और जसवंत भाई वोरा वगैरह लोग थे। और उसके बाद ये पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम आया। तो मुझे लगता है धनबाद में पहला एक जो इसको कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नर्सिंग होम की शुरुआत अगर हुई तो वो पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम थी। और इसके बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर गुरगुटिया का जो मुख्य योगदान था वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा जोरदार योगदान था। और उन्होंने एक से एक इंस्टीट्यूशंस को बनाया, और जैसा कि ढोलिया जी ने कहा, वो इंस्टीट्यूशन खड़ा करते थे और उसको लोगों को सौंप देते थे ताकि इंस्टीट्यूशन शाश्वत रूप से चलता रहे। इंस्टीट्यूशन बनाने के बाद उसकी देखरेख और उसको चलाने की जो बात होती है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर गुरगुटिया ने जिन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया वो आज भी चल रहे हैं, बल्कि फल फूल रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। फिर उनकी जो सेवा की भावना थी वो भी काबिले तारीफ थी। डॉक्टर पाठक, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मिसेस डोलिया भी साथ में है, डॉक्टर डोलिया के साथी हैं। मिसेस डोलिया, आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से देखा है डॉक्टर साहब को और घर आप लोगों का तो घरेलू संबंध रहा है। एक महिला होने के नाते और एक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी ऊंचाइयां जिन्होंने जिन संस्थाओं को उन्होंने छुआ उनको पारसमणि बना दिया। मैं तो एक लाइन में उनका एक ही जवाब है कि धनबाद में जिन संस्थाओं को डॉक्टर पीएन गुरगुटिया जुड़े, जिसको खड़ा किया, वो आज पारसमणि बन गई और उन्होंने जिस जिसको छुआ वो पारसमणि ही बन चुकी है। तो आप उसको कैसे देखती हैं, या आप उनको कैसे श्रद्धांजलि देती हैं आज के इस कार्यक्रम में? आप सभी को मेरा प्रणाम। और डॉक्टर साहब के को मैं सतत प्रणाम करती हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सिर्फ उनको याद कर सकती हूँ। लेकिन मैं परसों का वाक़या आपको बता रही हूँ। डॉक्टर साहब बीमार थे, हम लोग सब उनके इर्द गिर्द थे कि रात में उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, उनको नींद आने लग गई। मैंने बोला डॉक्टर साहब गुड नाइट। उन्होंने इतने मीठे से मुझे बोला गुड नाइट और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुस्कुराया। और कल जब मैंने उनको देखा, मेरे आँख के सामने वो एक देव रूप में प्रकट हुए थे। उनकी चेहरे की उनका जो दिव्य रूप था मैं बता नहीं सकती। तो वो देख के इतनी पुण्य आत्मा इतनी सहज गति प्राप्त की है, तो इस वर्णन से परे। और एक देव को मैंने कल अपनी आंखों के सामने एक बहुत भगवान के पास जाते हुए देखा। और उनके लिए तो मैं जो भी बोलूं, मैं बेटी भी थी उनकी, मैं बहू भी थी उनकी, और उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ता था तो वो मुझे घर से बुलाते थे, ऊपर क्या कर रही हो, चलो ओटी में आओ, या काम सीखो। जब राजकमल स्कूल बन रहा था, उन्होंने मुझे रात में बोला 7 बजे सुबह तुम्हें मेरे संग जाना है देखने स्कूल। नेक्स्ट डे बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं सोची शायद डॉक्टर साहब आज नहीं जाएंगे, लेकिन वो छाता लेके खुद ड्राइव करके गाड़ी नीचे खड़ी करके मुझे आवाज दिए कि पूनम चलो नीचे आओ।
मैं भौचक्की रह गई। फटाफट मैं चेंज की ड्रेस और दौड़ी डॉक्टर साहब के पास। उस समय ये चाहती थी, नए थे हम, मैं पीछे की सीट पे बैठने लगी। डॉक्टर साहब ने बोला सामने बैठो आप। तो जो उनका वो स्नेह और वो अपनापन, फिर मैं उनके और नजदीक आती चली गई और फिर बस फिर नजदीक ही बन गई। जी बस जी, मैं आपने इतना ही वो बोलूं। आपने आपने अपने मन के भाव को रखा और डॉक्टर साहब के प्रति हम सभी एक ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि इस तरह के जो धनबाद को उन्होंने जो दिया है, धनबाद के साथ जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव आया है, शिक्षा विकास ट्रस्ट के चेयरमैन कैलाश चौधरी भी जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, हम लोग आज यहाँ डॉक्टर PM गुटगुटिया जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं और ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम है। शिक्षा विकास ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष के तौर पे या जीवन रेखा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष तौर पे, साथ ही साथ राजकमल, ये जो बाल कल्याण समिति है, इसके भी शुरू से संस्थापक रहते हुए उन्होंने जो संस्थाओं को एक स्वरूप दिया, आज जो ये संस्थाएं एक बड़ा रूप ले पाई है, उसके पीछे उनका एक बड़ा विजन था और उनका एक बड़ा सोच ये था कि फ्रंट लाइन में खुद रह के काम करते थे, लेकिन अपने आप को कभी भी फेम नेम के चक्कर में नहीं डालते थे। और ये एक उनकी बड़ी सोच थी, जो मुझे लगता है कि आजकल ऐसी सोच मिलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब से जब मेरी भी बात होती थी, डॉक्टर साहब हम लोग को सुझाव देते कि अस्पताल में ये सुविधा बढ़ी क्या, ये सुविधा बढ़नी चाहिए क्या, ये सुविधा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, कैसे अस्पताल और बड़ा बनेगा, ये सारी बातें जब भी हम लोग मिलते थे ऐसे होती थी। तो आप उनके प्रति जो श्रद्धांजलि आप जो देना चाहते हैं एज ए शिक्षा विकास ट्रस्ट, जो आपने उनको देखा है, जो समझा है, आप कैसे देखते हैं कैलाश जी? हाँ जी, ये डॉक्टर साहब के आकस्मिक जो इनका निधन हुआ है, माने एक्चुअली मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों में मैं अपनी व्यथा को बयान करूं, सबके सामने कह सकूं, रख सकूं। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो शिक्षा विकास ट्रस्ट है, आज ये जो इतना बड़ा वटवृक्ष है, ये उनकी अकेले की ही देन है, उनकी अपनी सोच की, उनकी मेहनत की, सब कुछ उनका किया हुआ है। हम लोग तो उसी पे लेके आज उसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और हमको तो पिछले 4.5-5 बरस के पीरियड में जो हमको उनका मार्गदर्शन मिला, हर वक्त उनसे सलाह मशवरा सब कुछ करके ही हम लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ते थे और प्रयास किया कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल के ठीक करें। मेरी तरफ से और मेरे पूरे शिक्षा विकास ट्रस्ट की ओर से मैं अपनी संवेदनाएं, जो कि शब्दों में व्यक्त करने ही मुश्किल, उस ऐसे शख्सियत है वो, लेकिन फिर भी जो भी है उसके लिए मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ पूरे शिक्षा विकास ट्रस्ट की ओर से। के हड़ोदिया जुड़े हुए हैं। के हड़ोदिया जी, आप से पहले भी मैंने कहा, उस समय आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी बातचीत में, तो आप दोनों संस्था जुड़े, जीवन रेखा ट्रस्ट से भी आप जुड़े हैं और बाल कल्याण समिति से भी जुड़े। आप इनकी कार्यशैली को कितना देख पाए, कितना समझ पाए और इनके प्रति आप किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं, या ऐसे हम लोग आगे जो भविष्य देखते हैं धनबाद के संदर्भ में इनकी जो सोच थी, उस पर आपको क्या कहना? मेरा डॉक्टर साहब का संपर्क लगभग 31-32 वर्षों का रहा। राजकमल की स्थापना 1978 में हुई, 78 से प्रारंभ हुआ और चूंकि मैं बचपन से ही संघ से जुड़ा रहा, इसलिए उस नाते मेरा भी उस विद्यालय में शुरू से ही आना जाना रहा। और बाद में मैं बुधिया जी के साथ में कमेटी में आया और उस समय से और डॉक्टर साहब को देखने का, समझने का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला और साथ में काम करने का भी अवसर मिला। मैं शिशु मंदिर के कमेटी में विभिन्न दायित्वों में रहा, तो उनका डेडिकेशन और उनका जो समर्पण था और निस्वार्थ भाव की जो सेवा थी, वो काबिले तारीफ है। और बराबर जानकारी मिलती थी कि वो जैसे राजकमल के लिए और ये शिक्षा विकास ट्रस्ट के अधीन जो विद्यालय उनके प्रयास से खुला, उसके लिए सहयोग के लिए लोगों के पास में और सुबह सुबह ही पहुंच जाते थे। यानी वो अपना प्रोफेशन देखते हुए भी और सामाजिक कार्य को किस तरह से करना है,
एक अच्छा संतुलन बना करके रखते थे। वो अपने प्रोफेशन की उपेक्षा भी नहीं करते थे, परंतु साथ साथ सामाजिक कार्यों में और किस तरह से और समय दिया जा सकता है, वो एक जीता जागता उदाहरण डॉक्टर साहब की और उनकी जो दिनचर्या थी, उसको देख करके हम लोगों को समझ में आता था। क्योंकि जल्दी मान लिया कि उनको हॉस्पिटल आना पड़ता था, इसलिए सुबह ही और सुबह मिलने की संभावना भी दानदाताओं की ज्यादा रहती थी, तो इसलिए सुबह ही वो पहुंच जाते थे। ऐसा माने कि उनका बारे में उनका हमको अनुभव प्राप्त हुआ। और बाद में जब भूली विद्यालय की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई, तो उसकी भी चिंता करते थे। ऐसा नहीं कि जिस विद्यालय से वो जुड़े हुए रहे केवल उसी की चिंता, धनबाद जिले में जो भी शिक्षण संस्थान रहे उनकी बराबर वो चिंता करते थे। और भूली विद्यालय के बारे में भी मेरे से जानकारी लेते रहते थे, और मेरे प्रयास से कई बार वो भूली विद्यालय में भी गए और आवश्यक मार्गदर्शन उन्होंने और दिया। जी, आपने भी बहुत अच्छी बात कही। और ये आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और आप सबों से विदा लेते हुए मैं डॉक्टर साहब के प्रति अपनी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि धनबाद ने एक पारसमणि को खो दिया है, जो ऐसी पारसमणि जिसको छूती थी वो सोना बन जाती थी। हम सभी जानते हैं डॉक्टर साहब का ये योगदान।